नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है इन्वेस्टिंग गुजरात में। और आज टॉपिक मार्केट के एनालिसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है और इस टॉपिक की डिमांड काफी है और लोगों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर। तो हम इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप इस समय हेडलाइन देख रहे हैं, हेडलाइन है टैक्सिंग क्रिप्टो डजंट मेक इट लीगल, सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो ये है क्या मतलब? सबसे पहला तो ये बात जो अभी लोगों के सामने वो है कि 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट, आप जो क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट बनाएंगे उस पर ये लागू हो चुका है और ये अप्रैल 2022 से लगेगा 11 फरवरी 2000। मतलब कि ये जो नेक्स्ट मंडे से आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे क्रिप्टो के अंदर, उसमें बनने वाला जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। चलिए, ये एक बात हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो अभी ये जो कंफ्यूजन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, हम जो ट्रेडर्स हैं, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, एक टेक्नोलॉजी है। हम सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे आज क्रिप्टो करेंसी में, आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें उसकी ट्रेडिंग हो, उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा, क्या ये लीगल है या नहीं है, जैसा कि सीतारमन जी कह रही हैं, और आगे क्या हो सकता है। मैं अपना एक ओपिनियन रखने की कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन द करंट जो सिनेरियो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर चल रहा है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए, क्रिप्टो की ट्रेडिंग पर होने वाले प्रॉफिट पर गवर्नमेंट टैक्स करेगी, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू लीगलाइज इट और बैन इट। मतलब मैं इसको ना तो अभी लीगल कर रही हूँ और ना ही बैन कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे 30% टैक्स लूंगी। तो फिर ये वो वाली बात हो जाती है जैसे कि हम बारात में आए, हमको खाने से मतलब है, आपकी शादी में बाद में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। ये गवर्नमेंट का वो वाला नजरिया है फिलहाल। दूसरी बात ये होती है कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसा कि कहा है कि व्हेन कंसल्टेशन गिवन मी इनपुट, तो जो कंसल्टेशंस देने वाले हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, पहली बात तो वो जो कमेटी है उसके अंदर कौन कौन है ये गवर्नमेंट को ओपन करना चाहिए। दूसरी बात, क्या जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं वो लोग क्रिप्टो करेंसी की दुनिया, क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी, उसके यूज, वो क्या है, क्या डिफरेंस है कॉइन्स में, क्या डिफरेंस, क्या ब्लॉकचेन है, क्या इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये लोगों के सामने रखना चाहिए गवर्नमेंट को। पहली चीज, आप किसी ने इन्वेस्ट किया है, आप उसके बारे में यूनानिमसली आप उसको बैन नहीं कर सकते, आप उसको लीगलाइज, नॉन लीगलाइज, अभी जैसा कि मैं सुनने में आ रहा है, अभी जैसी खबरें हैं कि क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्टमेंट किए हुए लोगों ने, एक्सचेंजेस ने मिलकर 30% टैक्स के खिलाफ जो है अभी एक अपील की है फाइनेंस मिनिस्टर से, और मे बी शायद कोर्ट केस भी, मे बी पॉसिबिलिटी है कि बने, सुप्रीम कोर्ट की ओर ये लोग जाए। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये लीगल हो सकता है या नहीं हो सकता, और लीगल हुआ तो फिर क्या हुआ, क्या होगा। क्योंकि करीबन 100 200 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो टोकन्स हैं। उनमें से कौन सा ऐसा है जो बैन हो सकता है, कौन सा ऐसा है कि बैन नहीं हो सकता है। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि एक बहुत बेसिक डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो टोकन्स। अब वो क्या है, देखिए, क्रिप्टो करेंसी का बेस्ट एग्जांपल, क्रिप्टो करेंसी का जो आप देखते हैं फेमस, दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बिटकॉइन और इथीरियम। क्या खासियत होती है, ये अपनी, ऐसी क्रिप्टो करेंसीज की अपनी ब्लॉकचेन होती है। ब्लॉकचेन हम सब जानते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से वास्ता रखते हैं वो जानते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या। तो उनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, और जबकि टोकन जो होते हैं वो पहले से किसी ब्लॉकचेन पर रिलाई करते हैं। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो टोकन्स जो हैं वो इथेरियम ब्लॉकचेन पर बने हैं। इनका जो पर्पस होता है टोकन्स का वो स्पेसिफिक होता है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस्ड पर बनी, इथेरियम में मोस्ट ऑफ द ऐसा काम होता है। हालांकि और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं जिन पर टोकन जनरेट होते हैं, टोकन्स बनते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ये एक स्पेसिफिक वे में वर्क करते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस में ये वर्क करते हैं। कोई ट्रांजेक्शन को फास्ट करेगा, कोई आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको कुछ जनरेट करेगा, माइनिंग के प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बेस पर, उनके डेटा के बेस पर
अभी मैं कुछ समय पहले एक देख रहा था कि वो एक क्रिप्टो करेंसी थी, उसका नाम तो मुझे नहीं याद है स्पेसिफिकली, लेकिन क्योंकि वो भी लिस्ट में नहीं है, लिस्टिंग नहीं है उसकी। वो आपके ब्लूटूथ, मोबाइल के ब्लूटूथ और डिफरेंट जो गायरोस्कोप है, इन सारे जो आपके सेंसर्स हैं, इनका डेटा के बेस पर वो माइनिंग उसकी होती है आपके मोबाइल में, और वो आपको वो क्रिप्टो करेंसी देता है। तो इस तरह वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसके बेस पर जो है वो टोकन्स वर्क करता है। मतलब पहले से कोई ब्लॉकचेन है, या तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन हो सकती है, इथेरियम ब्लॉकचेन हो सकती है, अभी फिलहाल आप यही समझिए, और भी कई सारी ब्लॉकचेन्स हैं। सोलाना एक अच्छी ब्लॉकचेन है, तो जो अभी निकल कर आई है। तो इस तरह की जो ब्लॉकचेन्स हैं उन पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कुछ कुछ कॉइन्स, कुछ टोकन्स को 10 मिलियन, 1 बिलियन, इस तरह के नंबर ऑफ टोकन्स को जनरेट कर कर, और ट्रांजेक्शन के बाद क्या, और अब इसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है भाई। बिटकॉइन का तो हमको पता है कि उसकी फिक्स नंबर ऑफ बिटकॉइंस हैं जिनको माइन किया जाएगा, और उसके बेस पर उसकी वैल्यू, जब हमें पता है कि किसी गिलास के अंदर 1 ml या 20 ml ही पानी है, और 20 ml में से खत्म होता जा रहा हो रहा है, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि उसके बाद वो जनरेट नहीं होगा। लेकिन टोकन्स का क्या होता है, टोकन्स का ये होता है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर बने हुए टोकन है वो यूज के बाद बर्न हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जैसे मैंने 1 बिलियन टोकन जनरेट किए इथेरियम ब्लॉकचेन पर, अब जो भी उसका यूज है, जो भी उसका पर्पज है, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर 50 20 या 10% ऑफ जो टोकन्स हैं वो बर्न हो गए, वो खत्म हो गए, तो वैल्यू बढ़ेगी। अगर लोगों का यूज उसका बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरह कॉइन्स का जो वैल्यूएशन है वो होती है। ये एक बहुत ही बेसिक सा है, और इसके अंदर और भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं, डिफाई हो गया, और भी सारी चीजें, अभी एनएफटी का एक कॉन्सेप्ट है, इस पर भी वीडियो लाने का विचार है हमारा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कॉइन्स और ब्लॉकचेन का। अच्छा, अब ब्लॉकचेन में से जितना हमारा ओपिनियन है कि जिन ऐसे कोई भी करेंसी, डिजिटल करेंसी जिसकी अपनी ब्लॉकचेन है, जिस पर गवर्नमेंट वर्क कर सकती है, जो डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में चलती हैं, और गवर्नमेंट जिन पर अपना टोकन जनरेट कर सकती है फॉर द यूज ऑफ, जैसे कि मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि अभी क्या होता है कि हमारी जो डिग्रियां होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं, लेकिन ओवर द टाइम हट जाती हैं, क्योंकि डेटाबेस इतना यूनिवर्सिटीज के पास नहीं होता है। और अगर ऐसा हो कि जो डिग्री है वो एक स्पेसिफिक ब्लॉकचेन पर स्टोरेज हो, तो ना तो उसका साथ कोई फ्रॉड हो सकता है कि भाई डिग्री में कुछ चेंज कर दिया, परसेंटेज इंक्रीज कर दी, और ना ही उसको लाइक डिलीट होने का, खो जाने का, किसी की डिग्री ही नहीं मिलती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, ऐसा कोई समस्या पैदा नहीं होगी। तो ये एक क्या होगा, इसके बेस पर कोई गवर्नमेंट कोई ब्लॉकचेन, किसी पब्लिक ब्लॉकचेन पर एक ऐसा एक अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन अलग से वो बना सकती है, या कोइन के बेस पर चल सकती है, और उस पर ये स्टोरेज का सिस्टम बन सकता है डॉक्यूमेंट का। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। तो मेरा मानना है कि ऐसे कॉइन, हालांकि सबसे पहले जो बैन होने की गुंजाइश मुझे लग रही है वो मीम कॉइन्स, सबसे पहली बात, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और ऐसे कॉइन जो कोई खास पर्पस नहीं हमको देते हैं, खास उनका कोई पर्पस नहीं है क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड के अंदर, तो वो शायद बैन हो जाए। लेकिन जो ब्लॉकचेन्स हैं, लाइक बिटकॉइन है, इथेरियम ब्लॉकचेन है, सोलाना ब्लॉकचेन है, ये जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो करेंसीज हैं, जो एक अच्छा हमें पर्पस दे सकती हैं, एक अच्छा उनका यूज हो सकता है, गवर्नमेंट इनको यूज कर सकती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। आई एम नॉट, मैं सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इसके यूज केस के बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे और ज्यादा हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। तो ये शायद बैन ना हो। बात आती है कि अभी जो सीतारमन जी ने कहा कि डजंट मेक इट लीगल, लेकिन 30% टैक्स लगाने के बावजूद जितना मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को एट लीस्ट जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको एक सिस्टम तो कम से कम देना चाहिए कि कम से कम वो एफआईआर कर सके अगर उनके साथ कोई फ्रॉड होता है। कोई एक्सचेंज है, मतलब आपने लीगल नहीं किया है, बट दे आर ऑपरेटिंग हियर। बहुत सारे एक्सचेंज इस समय निकल कर आ गए हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, लेकिन बहुत सारे एक्सचेंज हैं, और हमको नहीं पता है कि कौन सा ऐसा एक्सचेंज है जिसके बाद एक स्पेसिफिक वैल्यू हो जाने के बाद वो भाग जाए। अभी रिसेंटली कोई भी कॉइन है, अभी एक रिसेंटली कॉइन आया था स्क्वाड, जो स्क्विड गेम्स करके कोई कॉइन था, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया, वो भाग गया, फिर गायब हो गया पूरा। उनका ना कोई व्हाइट पेपर था ना कुछ था, और पूरी वेबसाइट वेबसाइट सब गायब हो गई एक दिन के अंदर ही।
और लोगों का पैसा उसमें चला गया था। तो एटलीस्ट कुछ एक मैकेनिज्म तो दे दे। आप 30% प्रॉफिट में से टैक्स हमको दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप एक एफआईआर के लिए कोई हाँ ठीक है, एक यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है कि कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने लीगल नहीं किया है, लेकिन स्टिल लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग एक्सचेंज ओपन कर रहे हैं, लोग इसमें एक तरह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी के बेस पर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बन रही हैं। यहाँ पर वेब 3.0 पर काम स्टार्ट हो चुका है। जो आईटी कंपनीज हैं वो सोच रही हैं इसके अंदर की गवर्नमेंट। तो एक बात तो ये तय है कि गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को बैन नहीं करेगी। गवर्नमेंट का जितना मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को इस टेक्नोलॉजी को बैन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स अबाउट ऑल अबाउट फ्यूचर। इसका बढ़िया एग्जांपल हम दे सकते हैं एल साल्वाडोर। आप देखिए, ये देखिए अभी कि एल साल्वाडोर जो है वो एसएमई जो स्मॉल कंपनीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज जो कंपनीज हैं, उनको क्रिप्टो के बेस पर लोन देने की बात कर रहा है। तो इट्स वेरी गुड टेक्नोलॉजी, और ये सोलाना बेस्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर है। सोलाना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, उस पर ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है जो आपको लोन प्रोवाइड करेगा इन कंपनी को। तो ये बहुत ही अच्छा है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मार्केट को लेके जा सकता है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ला सकता है। इसके बारे में जो बात की गई, देखिए लोन विल हैव एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 6 to 7% ऑन दैट सोलाना बेस्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि एल साल्वाडोर में जो लोन कंपनीज लेती हैं वो लोकल लेंडर से लेती हैं, जिनकी की इंटरेस्ट रेट लगभग 20 से 25% रहती है। आप देख सकते हैं, तो कहाँ 25 से 20 से 25% और कहाँ 6 से 7% आप देखते हैं। तो ये एक हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए काफी अच्छा हो सकता है, पहली चीज। अब देखिए, अब फैक्ट ये है कि एल साल्वाडोर की जो गवर्नमेंट है उसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर कर दिया है। तो इस पर आईएमएफ ने उसने कहा, जो कहा था कि आप बिटकॉइन के यूज को ड्रॉप कर दीजिए ना, एल साल्वाडोर गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड इट। तो इसके पीछे कहानी क्या है भाई? आईएमएफ, हम इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी डेवलपमेंट के लिए आईएमएफ से पैसा लेती है, और उसका एक अच्छा खासा इंटरेस्ट हम आईएमएफ को देते हैं। अभी रिसेंटली एल साल्वाडोर ने अपने किसी कोई बड़ा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, उसको फंडिंग के लिए एक बिटकॉइन बेस्ड फंडिंग उन्होंने स्टार्ट की, जिसमें कि आप हम किसी भी कंट्री से रहने वाले ऐसे लोग जो क्रिप्टो करेंसी में काम सॉरी इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट, जैसे एग्जांपल के लिए रोड बननी है, यहाँ से कोई हाईवे निकलना है और किसी दूसरे शहर तक जाना है, उसके लिए गवर्नमेंट जो पैसा लेती है, उसके लिए जो डेवलपमेंट का पैसा होता है, या तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स के जरिए उठाती है, और या फिर गवर्नमेंट जो है वो दूसरे लाइक वर्ल्ड बैंक और ऐसे जो पैसा देने वाली जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनसे पैसा लेती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इंडियन पीपल, लोग जो है वो गवर्नमेंट के, हम क्या करते हैं फिर, वो जो प्रोजेक्ट होता है उसमें बॉन्ड्स को हम खरीदते हैं। बॉन्ड होते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के, और उसके बेस पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा करती है, खासतौर से गोल्ड वगैरह में ऐसा होता है। सो लेकिन एल साल्वाडोर ने क्या किया कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बेस पर फंडिंग उस प्रोजेक्ट की थी, और काफी अच्छा एक बड़ा फंड उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और वो प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हो गया है एल साल्वाडोर में। तो ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम की और क्रिप्टो करेंसी हमको ले जाती है। तो फिलहाल गवर्नमेंट से जो फैक्टर है कि ना तो आप इसको लीगल कर रहे हैं ना इलीगल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एट लीस्ट आप जो है एक मॉनिटरिंग कमेटी इसका बना सकते हैं कि भाई कोई भी एक्सचेंज कभी भी ओपन हो रहा है, लोग उस पर साइन अप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर 50-50 कोई भी क्रिप्टो करेंसी का टोकन भी खरीद रहे हैं, तब भी एक अच्छा खासा अमाउंट उसमें होता है। अगर वो कल भाग जाता है तो हम आप जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम जाकर एफआईआर का या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई लीगलाइज सिस्टम नहीं है हमारे देश के अंदर। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, 30% टैक्स देने के बावजूद भी हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं शक्तिकांत दास जी ने क्या कहा, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। उन्होंने अभी कहा कि हम जो आरबीआई के द्वारा जो नई जो डिजिटल करेंसी वो लोग करने वाले हैं, उस पर अभी वो विचार कर रहे हैं। वो कब आएगा? वी विल लॉन्च डिजिटल रुपी दिस ईयर, इस साल वो करेंगे टेस्ट डिजाइन फीचर। तो इट्स ऑब्वियस है कि वो लोग भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, किसी ना किसी ब्लॉकचेन पर तो वो डिजिटल रुपी होगा। इट्स अ फैक्ट।
तो टेक्नोलॉजी नहीं जाने वाली है, टेक्नोलॉजी बैन नहीं होने वाली है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक बात हमको अभी समझ में आ रही है मार्केट के और जो गवर्नमेंट के कमेंट्स हैं उनके बेस पर। अब एक और चीज इन्होंने कहा कि एज फार एज द क्रिप्टो करेंसी आर वेरी क्लियर, प्राइवेट करेंसी आर बिग थ्रेट टू, देखिए इन्होंने क्लियर लिखा, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आर बिग थ्रेट टू आवर फाइनेंशियल एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इट्स यस, वो एक थ्रेट बिल्कुल करती हैं, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि एक्सचेंज से कभी बिटकॉइन चोरी हो जाता है, कभी कोई कोइन चोरी हो गया, कभी किसी ब्लॉकचेन को हैक कर लिया गया। तो या एक रिस्क है, रिस्क तो इंडियन रुपीज जो फिएट करेंसी है उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसको आरबीआई गवर्नर ने जो कुछ रेट रेपो रेट में नहीं चेंज किया, और बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिला, तो इंडियन बॉन्ड्स जो है वो काफी तेजी के साथ गिर गए, एक दिन के अंदर ही काफी नीचे उन्होंने की तरफ जाना चालू किया, तो उनकी जो एवरेज यील्ड है वो डाउन हो गई है। तो अनस्टेबिलिटी तो हमारी जो फिएट करेंसी है इंडियन रुपीज है उसमें भी है। आपको आपकी इस करेंसी को, आईएनआर को, अभी रिसेंटली हुआ जो बैंक फ्रॉड है ये अफेक्ट करता है। अभी अभी जो केस हुए कि लोगों के पास 300 करोड़ रुपए कैश निकल रहा है, तो आरबीआई के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि 300 करोड़ का कैश जो है वो रेगुलेशन से, जो हमारा नॉर्मल जो रुपीज का जो फिएट करेंसी है उसका जो मार्केट के अंदर जो पैसा घूमता है वो उससे बाहर हो गया, किसी के घर में रखा हुआ है 300 करोड़ का कैश, आरबीआई को नहीं पता चला। तो हर एक सिस्टम की अपनी अपनी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को के बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन रुपीज बेकार है। अभी पेटीएम और डिफरेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म है यूपीआई के बेस्ड पर काम करने वाले जितने भी प्लेटफॉर्म है, उन पर जो काम लाइक फ्रॉड हो रहे हैं कि भाई हम लोगों को कॉल की जा रही है, उनसे पिन मांगा जाता है, लोग डालते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? कुछ कर रही है? वो लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट पर उन्होंने डाल दिया, एक मैसेज भेज दिया, ये कर दिया, लेकिन स्टिल लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आईएनआर जो है वो खराब है, वो अनस्टेबल है। वो भी एक करेंसी, वो इतने साल से करेंसी की तरह काम कर रहा है। अभी आरबीआई ने कुछ समय पहले ऑटो डेबिट जो सब्सक्रिप्शन होता था उसके लिए एक जो पिन है उसका एक, कि आपके पास ओटीपी आएगा उसको ऑथराइज करने के लिए कि हाँ हम इस ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करते हैं, उस ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास एक पिन आएगा और उसके बाद जो है वो जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसके बाद उसकी पेमेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि पहले ऐसा होता था और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता था कि उनके क्रेडिट कार्ड पर अपने आप ही कोई सब्सक्रिप्शन फैसिलिटी स्टार्ट हो गई और उसके बेस पर उनका मंथली पैसा कट रहा है 500 400 600, उसके बाद ये तो प्रॉब्लम हर एक सिस्टम के अंदर है। तो उनको टैकल करना इज इम्पोर्टेंट, उसके बेस पर आप किसी टेक्नोलॉजी को बैन करना ये थोड़ा सा गलत होगा। आप आपने 30% टैक्स लगा दिया उसके बाद भी ये कहना कि इट्स नॉट लीगल, ये थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के लिए, क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कमेंट सही नहीं है। गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा क्लियर होने की जरूरत है कि अगर जो लोग इसमें इनोवेशन करना चाहते हैं, जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसा कि अभी देखिए नेक्स्ट जो फेज है क्रिप्टो करेंसी के बेस पर होने वाली इनोवेशन में, वेब 3.0, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, इस तरह की एप्लीकेशंस पर जो अभी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है। एनएफटीज इस समय जो हमारी एंटरटेनमेंट दुनिया में लोग हैं वो एनएफटीज पर काम करना चाह रहे हैं, तो कुछ लोग कर भी रहे हैं इस समय। तो उन उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्करेजिंग हो सकता है, ये इनोवेशन को रोक सकता है, इनोवेशन में हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं ऐसे कमेंट। आपने 30% टैक्स लिया, लोगों ने इसको माना और उसके बेस पर आप गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक सिस्टम, एक मॉनिटरिंग सिस्टम उसको बनाना चाहिए कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी कोई भी एक्सचेंज लेकर नहीं आ सकता, उनकी एक पूरी जांच होनी चाहिए। कम से कम जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एफआईआर एक सिस्टम उनको प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि हम 30% टैक्स दे रहे हैं। जब मैं इनकम टैक्स देता हूँ इंडियन रुपीज में तो मुझे रोड मिलती है, मुझे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो ये क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में जो सिर्फ ब्लॉकचेन पर बेस्ड, पब्लिक ब्लॉकचेन पर बेस्ड बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इस तरह की जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उन पर बेस्ड जो भी करेंसी है उसका बैन होना थोड़ा सा नहीं पॉसिबल है। गवर्नमेंट उसको नहीं करेगी, उस टेक्नोलॉजी को बैन नहीं करेगी। लेकिन जो प्राइवेट कॉइन है, जो किसी कंपनी के द्वारा उसको ओन किया गया है, किसी स्पेसिफिक,
4-5-6 लोगों की टीम के द्वारा उसको ओन किया गया है, तो ऐसी लोगों जो क्रिप्टो करेंसी है उसको थोड़ा बैन होने के चांसेस हैं। तो फिलहाल जो इस तरह के कॉइन हैं, मीम कॉइन हैं, जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज या फिर बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से, वो बैन हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं क्रिप्टो करेंसी में, उसको थोड़ा सा आप देखें, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और भी आगे लाते रहें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।